Hello students, now we will start our next topic, that is banking sector reforms. अब स्टूडेंट इस टॉपिक के अंडर क्या है, सिंस nationalization of banks in 1969 the banking sector has been dominated by the public sector. There was financial repression, role of technology was limited and no risk management etc. जब 1969 में बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी तब बैंकिंग सेक्टर को पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट कर दिया था और फाइनेंशियल इनएडिक्वेसी भी आ गई थी, टेक्नोलॉजी का रोल भी लिमिटेड हो गया था और रिस्क मैनेजमेंट का भी कोई रास्ता नहीं था कि जिससे रिस्क मैनेज किया जा सके, जिससे प्रॉफिट्स क्या हो गए, ऑलरेडी कम हो गए और क्वालिटी भी लो हो गई और इकोनॉमिक क्राइसिस इतना हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर पार्ट ऑफ दिस पैकेज। तो इसलिए ही इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए। तो in August 1991, the government appointed a committee on financial system under the chairmanship of M. नरसिम्हम। तो एक कमेटी बनाई गई, तो उसके चेयरमैन कौन थे, एम नरसिम्हम। नेक्स्ट है आपके रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी। अब जब ये कमेटी बनाई गई तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो क्या क्या थी, फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग सेक्टर विथ 3 to 4 बैंक एंड एट अ बॉटम रूरल बैंक्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो 4 टाइप हायरार्की, ठीक है, जिसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें 3 से 4 बैंक जो टॉप पे हैं वो रहने चाहिए, जो ऑल ओवर इंडिया जैसे टॉप में है, ठीक है, जैसे नबार्ड, कुछ ऐसे बैंक्स थे जो टॉप में गिने गए थे, तो उनको पहले ऊपर रखो और जो सबसे नीचे उन बैंक्स को रखो जो आपके रूरल बैंक्स थे। तो ये फर्स्ट रिकमेंडेशन ये थी। देन नेक्स्ट है रिड्यूस्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को क्या किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। देन अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपकी 8% अचीव होनी चाहिए। तो थर्ड रिकमेंडेशन ये थी। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशंस नीड टू बी स्टेप्ड आउट, कि जितने भी बैंक ऑपरेशंस हैं उसका सारा काम कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज नो नीड टू सेट अप अ बैंकिंग कमीशन, कोई भी बैंकिंग कमीशन सेटअप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल बैंक शुड बी परमिटेड टू रिक्रूट ऑफिसर्स, जितने भी इंडिविजुअल बैंक्स हैं उनको परमिशन दी गई थी कि वो ऑफिसर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये थी रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज फॉलोइंग मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट सिंस 1991। तो 1991 में ये कुछ फॉलोइंग मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने उठाए थे। फर्स्ट इज लोअरिंग SLR एंड CRR। हाई SLR एंड CRR ने प्रॉफिट्स डिक्रीज कर दिए थे। तो SLR जो रिड्यूस्ड हुआ था वो हुआ था 38.5 से लेकर 25% तक। तो जब ये कम हुआ तो उसके बाद जितने भी फंड्स बचे गए थे वो सारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में इन्वेस्ट किए गए थे। देन स्टूडेंट्स, CRR का मतलब है कि बैंक्स की टोटल डिपॉजिट का कैश रेशियो क्या है। तो जो RBI के पास ही मेंटेन रहता है CRR। तो जो CRR था वो 18% से 4.1% कम हो गया था, क्योंकि उसका मेन एम यही था कि जो भी पैसा RBI के पास लॉक्ड है उसे रिलीज किया जाए और उसी पैसे को फिर आगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में इन्वेस्ट किया जा सके।
देन नेक्स्ट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आरबीआई ने स्टार्ट किए थे कमर्शियल बैंक में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए। तो पर्पस यही था कि जितनी भी इनकम बैंक को हुई है उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर की जाए, ठीक है, सारा डाटा डिस्क्लोज किया जाए, एसेट्स की क्वालिफिकेशन हो जाए और बैड डेट्स की भी क्वालिफिकेशन की जा सके, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स की बुक्स है वो एक्यूरेट और बिल्कुल सही हो। तो इसका मेन एम ये था। नेक्स्ट इज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जितने भी इंटरेस्ट रेट्स थे तो उस टाइम पे नरसिम्हा कमेटी ने ये कहा था कि जो इंटरेस्ट रेट्स उतना अलाउ होना चाहिए जितना मार्केट फोर्स ने डिटर्मिन किया है, ठीक है, जैसे सप्लाई और डिमांड के इसी में इफ़ेक्ट होते हैं ना, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होना चाहिए जो मार्केट फोर्स से चल रहा है। तो 1992 में बिल्कुल ये जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बिल्कुल फ्री हो चुके थे, मींस नो इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज किया जाता था, बैंक कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते थे। जैसे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उन्हें इंटरेस्ट रेट अपने डिपॉजिट्स पर फिक्स करने की छूट मिल गई थी। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ डेट्स। जो इंडियन बैंक्स हैं वो लार्ज डेट एरिया से सफ़र कर रहे थे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और करंट जो कैश फ्लो पोजीशन थी वो इफ़ेक्ट हुई थी। तो इस डेट को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 पास किया था, जिससे डेट्स की रिकवरी हो जाए। और 6 रिकवरी ट्रिब्यूनल्स उस टाइम पे सेटअप किए गए थे। तो मुंबई में एपिलेट ट्रिब्यूनल भी सेट किया गया था कि जिससे डेट्स की रिकवरी हो पाए। देन कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए स्टूडेंट्स बैंकिंग ओपन हो चुकी है, क्योंकि न्यू प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी फंक्शन करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो प्राइवेट सेक्टर को ये अलाउ कर दिया गया था कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसे 20% कैपिटल रेज कर सकते हैं। बैंकिंग जो बैंक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से 20% कैपिटल रेज कर सकते हैं, ताकि और 40% NRI से भी आप रेज कर सकते हो। तो ये छूट मिल गई थी। देन फेजिंग आउट ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट। कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया था कि जितनी भी डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जा सके, और जो क्रेडिट है प्रायोरिटी सेक्टर का वो 40% से 10% कम हो गया था। देन असेस टू कैपिटल मार्केट्स। बैंकिंग कंपनी एक्ट जब अमेंड किया गया था जिसमें बैंक्स कैपिटल रेज कर सके और पब्लिक इशू के थ्रू, और ये एश्योर किया गया था कि जितने भी होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सबको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके पास 51% शेयर्स होते ही होते हैं। देन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। जब शेड्यूल्ड बैंक ने ओपन न्यू ब्रांचेस को फ्रीडम दी थी और एक्सटेंशन एनकाउंटर्स को उसने शेड्यूल्ड बैंक ने अपग्रेड भी किया था, ताकि जितनी भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और जितने भी पोटेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं उन्हें अटेन किया जा सके। देन रोल ऑफ लोकल एरिया बैंक्स। अब कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो लोकल एरिया में लोकेट होते हैं। तो 1996 में RBI ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी ताकि जितने भी लोकल एरिया बैंक हैं उन्हें सेटअप किया जा सके, और उस टाइम पर 7 लोकल एरिया बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो लोकल एरिया बैंक है वो रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज भी करते हैं। तो ये था लोकल एरिया बैंक का रोल। देन है सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। RBI ने बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के साथ एक एडवाइजरी काउंसिल को
सेटअप किया है था ताकि बैंक्स की सुपरविजन स्ट्रेंथन हो सके। और आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो इस्टेब्लिश की थी वो 1993 में की थी, ताकि कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज भी किया जा सके। देन है ट्रांसपेरेंसी। कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि जितने भी बैलेंस शॉर्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका फॉर्मेट इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि बैलेंस शीट सब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सके। देन लास्ट इज कंट्रोल। तो क्या है, कमेटी का ये भी ओपिनियन था कि कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम जो है आरबीआई का, ठीक है, तो और जो वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रेंथन होना चाहिए कि बाद में कोई दिक्कत क्रिएट ना हो और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल